हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। क्लास 7 के सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट। चलिए देखिए चैप्टर नंबर 1 है क्या। रेशनल नंबर्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1। क्लास 7 में भी हमने रेशनल नंबर पढ़ा था और क्लास 8 में भी हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है कि जैसे जैसे क्लास अपग्रेड होती रहती है थोड़ा सा एडवांस लेवल हम हर क्लास में पढ़ते हैं। तो चलिए रेशनल नंबर का सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वो होता क्या है। रेशनल नंबर बेटा हमेशा वो फॉर्म होती है जो अपॉन P/Q की फॉर्म में हो। मीन्स कि कोई भी आपके अपॉन में फॉर्म में हो, जिसका एक न्यूमरेटर होगा जिसका एक डिनोमिनेटर होगा, वो रेशनल नंबर कहलाया जाएगा। ठीक है, किसी भी वैल्यू का जिसका एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है वो हमेशा रेशनल नंबर कहलाया जाएगा। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्यों कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि कभी भी जीरो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। क्लियर है? 4 या 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो बेसिक चीज क्या है रेशनल नंबर की कि रेशनल नंबर वो वैल्यू होती है जो हमेशा अपॉन की फॉर्म में होती है, जिसका एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। और जो डिनोमिनेटर होता है वह कभी भी जीरो नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जीरो नहीं होता है। ठीक है, इन दो प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से ध्यान से आप समझिए और लॉन्ग टर्म के लिए याद रखिए। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। 1.1 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको करने से पहले आपको कुछ समझना होगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी होती है आपके पास। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, जो आपकी 1.1 में यूज होगी और इन प्रॉपर्टी की हेल्प से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपनी तरफ से इक्वेशन बना सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि आप किसी भी सेट ऑफ रूल्स को क्लोज कर सकते हो और उसका जो रिजल्ट होगा वो चेंज नहीं होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स कि आप किसी सेट ऑफ ऑपरेशन को किसी ब्रैकेट के अंदर रख सकते हो और वो चेंज नहीं होगा। किस तरीके से आप देख सकते हो? 2 4 + 6। ठीक है, आप किसी भी चीज को ब्रैकेट के अंदर रखोगे तो उसका रिजल्ट सेम ही रहेगा। जैसे कि इसको आप ऐड करके देखो, 6 + 4 10, 10 2 20। क्लास 7 में मैंने आपको बताया था बोर्ड मास रूल, उसे कभी मत भूलिएगा। कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास रूल को जरूर ध्यान में रखते हुए उस इक्वेशन को सॉल्व करना। अगर बोर्ड मास रूल भूल गए तो आपका सारा बेस खराब हो जाएगा। अब इसको क्लोजर को देख लेते हैं। 6 + 4, ठीक है, कितना होगा? तब भी इसका 20 होगा। ठीक है, हम ये कह सकते हैं -4 - 6 कितना होगा? 6 और 4 10, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 4। ठीक है, यानी क्लोजर मीन्स किसी भी सेट ऑफ नंबर्स को आप ब्रैकेट के अंदर रखोगे तो उसका रिजल्ट सेम होगा। लेकिन ये किस किस कंडीशन में अप्लाई होगा? ये होगा आपके लिए एडिशन में, या तो दोनों डिजिट किसकी हो? प्लस की हो। ठीक है, या तो दोनों डिजिट किस चीज की हो? माइनस की हो। और या फिर दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो। तो इस चीज का ध्यान रखना। क्लोजर मीन्स ब्रैकेट के अंदर आप सेट ऑफ नंबर्स, कुछ नंबर्स रखेंगे तो उसका रिजल्ट है सेम आएगा। कैसे सेम आएगा? अगर दोनों एडिशन की हो, दोनों माइनस की हो या दोनों मल्टीप्लिकेशन के हो। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी होती हैं, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा जो एक्सरसाइज 1.1 में यूज होगी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि वी कैन मूव द नंबर्स इन एनी ऑर्डर एंड द रिजल्ट विल नॉट बी हैम्पर। कि हमारे जो नंबर्स हैं हम उसे किसी भी ऑर्डर में मूव कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। देख लीजिए, 6 + 4 + 2। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका?
6 + 4 10, 10 + 2 12, ठीक है। इसी तरीके से मैं किसी भी नंबर को कहीं, इसको मैंने यहाँ मूव कर दिया, इसको मैंने यहाँ मूव कर दिया, 4 + 6 + 2, आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसी तरीके से मैं 2 आगे ले आऊँगा, 2 + 4 + 6, तभी आंसर सेम रहेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है वी कैन मूव द नंबर इन एनी ऑर्डर, हम किसी भी नंबर को किसी भी ऑर्डर में मूव कर सकते हैं और जो भी हमारा आंसर आएगा वो तब भी सेम ही रहेगा। लेकिन ये सिर्फ फॉलो करती है दो चीज़ों में। किस चीज़ में फॉलो करती है ये? एक करती है एडिशन में और दूसरी मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। माइनस में यानी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करेगी। तो ध्यान रखना जो प्रॉपर्टी किस तरीके से अप्लाई करती है। क्लोजर 3 चीज़ों में, प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन, लेकिन माइनस में ये है कि दोनों नंबर माइनस के होने चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कि वी कैन मूव द नंबर्स इन एनी ऑर्डर, कि हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मूव कर सकते हैं तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा। दो चीज़ों में अप्लाई करता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तीसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका इतना ध्यान रखना, ये दोनों प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर है, बस इतना ध्यान रखना कम्यूटेटिव का मतलब वी कैन मूव द नंबर्स इन एनी ऑर्डर और एसोसिएटिव का मतलब वी कैन ग्रुप द नंबर्स इन एनी ऑर्डर, कि हम किसी भी दो नंबर्स को ग्रुप कर सकते हैं और उसका आंसर फिर भी सेम ही रहेगा। कैसे? 2/3 + 4/3, ठीक है, या इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, हम ग्रुप कर सकते हैं किसी भी तरीके से। (38 + 48 + 22), ठीक है, ये हमने ग्रुप बना दिया इसका। दूसरा ग्रुप बना दिया 22 + 48 + 22, ठीक है। एसोसिएटिव का मतलब हम किसी भी दो नंबर्स को ग्रुप करेंगे तो उसका रिजल्ट सेम ही रहेगा। जैसे मैंने 38 और 48 का ग्रुप बना के अलग रख दिया, ठीक है, 22 और 48 का ग्रुप बना के अलग रख दिया, तो आंसर इसमें क्या नहीं होगा? डिफर नहीं करेगा। जैसे कि मैंने कर दिया 38 + 48, ठीक है, इनका ग्रुप बना दिया। इसका जो आंसर आएगा उसमें 22 को ऐड करूंगा तो रिजल्ट सेम रहेगा। इसी तरीके से मैं 48 + 22 को ऐड करूं ग्रुप बना के और उसके आंसर से जो बचा वाला हिस्सा है उसको ऐड करूंगा तो भी सेम आएगा। ग्रुपिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी वैल्यूज को आप ग्रुप करोगे और उसके बाद आप उसे ऐड करोगे तो उसका आंसर सिमिलर ही रहेगा। और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करती है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है और किसी चीज़ में नहीं। अब तो आपका नया सिलेबस है तो क्वेश्चन शॉर्ट हो गए हैं, ठीक है, वरना आपकी जो पहले वाली एक्सरसाइज थी, जो पहले एडिशन था, उसमें आपके काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हर प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि अगर आपका कोई फैक्टर बाहर है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो हमें जो बाहर वाला फैक्टर है वो हर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहती है कि आपके पास जो फैक्टर है, इस बाहर वाले रेशनल नंबर को हम फैक्टर कहेंगे, ये जो बाहर वाला फैक्टर है, ठीक है, इसे हम हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आपके ब्रैकेट के अंदर होगा। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैसे हम करेंगे इसका? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 + 2/3 × 2/4,
ठीक है, कि हमारे पास जो बाहर का फैक्टर है उसे हर वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना होता है जो कि ब्रैकेट के अंदर होती है। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि दोनों में से 2/3 कॉमन है, तो मैंने 2/3 कॉमन बाहर ले लिया और इसे दोनों ब्रैकेट को साथ में ले लिया जो बची हुई वैल्यू है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। जब आपको प्रॉपर्टी पता होगी तो आप इजीली कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है सिर्फ कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें फॉलो हो रही है अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि तीनों में ही मल्टीप्लिकेशन दिया जा रहा है तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी इसमें क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। पहला है -4/5 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, मल्टीप्लाई -4/5, तो रिजल्ट रहेगा -4/5। ठीक है, पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं। -13/17 इंटू -2/7 -2/7 इंटू -13/17 29 अपॉन -19 इक्वल्स टू 1। चलिए देखिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में दिया गया है इसमें। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इतने फैक्टर्स को ध्यान दीजिए, सिर्फ इतनी वैल्यू को। आप देखो -4/5 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, -4/5 ही आएगा। अब इसको अलग से देखो, अब 1 को आपने इधर कर दिया और उसको मल्टीप्लाई करोगे -4/5 से तो आंसर -4/5 आएगा। तो हमारी यहाँ पर ये वैल्यू है कि हम 1 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा वही रहेगा जिस चीज़ के साथ उसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा वही रहेगा जिस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पे किस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, -4/5 को। यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, -4/5 को। तो ऐसी आइडेंटिटी को बोलते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसे कहा जाता है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर है कि 1 से जिस चीज वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा वही रहेगा। पॉइंट नंबर 1। अब सेकंड वाला देखो, 13/7 इंटू -2/7। यहाँ पर -2/7 ले लिया इंटू -13/17। अब आप सोच के बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। अलग अलग देखो, इन्हें अलग अलग देखिए। आप देखो ये पहले फर्स्ट पोजीशन में था, यहाँ पे सेकंड पोजीशन में था, तो हमने क्या किया है, नंबर को मतलब रेशनल नंबर को मूव किया है। तो मूव किस में करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हम किसी भी दो वैल्यूज को मूव करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको बताया नहीं गया था, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी वैल्यू है जो हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जितना हमारा चैप्टर के रिगार्डिंग दिया गया सिर्फ हम उतना ही समझेंगे। अब आप देखो कि यहाँ पे -19/29 है, यहाँ पे 29/19 है, यानी कि
कोई भी वैल्यू हो, इतनी वैल्यू को देखो, उस वैल्यू को हम इन्वर्स कर दें तो आंसर हमेशा 1 रहेगा। कैसे? 19/29 है, इसको मैंने इन्वर्स कर दिया, यानी कि चेंज वैल्यू कर दी, रेसिप्रोकल कर दिया, 29 ऊपर ले लिया, 19 नीचे ले लिया, तो हुआ क्या, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1। तो कभी भी हम किसी रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर दें और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमेशा 1 रहेगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव, इन्वर्स कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक्सरसाइज 1.1 में तो सिर्फ आपको प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज हो रही है, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें देखिए पार्ट सेकंड, पार्ट सेकंड मीन्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6। चलिए अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। चलिए देखते हैं। हमने इसमें क्या करा, ग्रुप बनाया है। ये देखो, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, ठीक है। तो ग्रुपिंग किस चीज में होती है, उस प्रॉपर्टी में कनेक्ट हुई है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव मतलब ग्रुप करना और एक ग्रुप बनाना। तो यहाँ पे हमने इन दो वैल्यूज का ग्रुप बनाया, ठीक है। यहाँ पर हमने इन दो वैल्यूज का ग्रुप बनाया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर हम किसी ग्रुप को बनाएं और उसका आंसर हमेशा सेम रहेगा तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी। अब इसको आप सॉल्व करके देख लो, चाहे कैसे। 3 1 जा 3, इस तरीके से ये क्वेश्चन। वन अपॉन 3 6 इंटू 4/3 1/3 इंटू 6, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 8/3। इसका आंसर देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 8/3। तो यानी कि आपने डिफरेंट नंबर्स लिए और उसका अलग अलग ग्रुप बनाया और फिर भी आंसर आपका दोनों में 8/3 आ रहा है। तो ऐसे पेयर्स को जिसमें ग्रुप बना के भी आंसर सेम आता है उसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप चाहे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, चाहे तो सिर्फ आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, तो भी आपका आंसर सेम रहेगा। बस डिफरेंस ये है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में तो सिर्फ प्रॉपर्टी लिख के छोड़ दीजिए, अगर आ जाए 2 या 3 नंबर में तो इसे प्रॉपर सॉल्व करिए, बताइए किस तरीके से ये प्रूव हो रहा है, ठीक है। तीसरा है बिल्कुल आसान, कहा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज आ डैश, कि हम 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा। 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर भी हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर ही रहेगा। तो आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। चैप्टर 8 हमने स्टार्ट कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है बेटा। वेरी गुड।